Coindex जो कि देश की बड़ी एक्सचेंजेस में से एक है, क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड होता है, तो वो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ वैभव होंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और उनसे हम पूरा आइडिया लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा मार्केट के स्क्रीन पर लिए चलता हूँ। आप जरा स्क्रीन को शेयर कीजिए जो मैंने आपके लिए रखी है, और स्क्रीन के अंदर जो BTC है या अलग-अलग कॉइन्स हैं, उनका एक बार मूवमेंट चेक कर लीजिएगा। ये आपकी स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे होंगे BTC यानी कि जिसको हम बिटकॉइन कहते हैं, ये 14,80,000 के आसपास है। इसका हाई बना है 15 लाख का। ध्यान दीजिएगा, इसका हाई बना है 14,99,000 का, यानी कि करीब 15 लाख का। तो 15 लाख इसका रेजिस्टेंस है। ये बार बार एक बार, दो बार, तीन बार, ये चौथी बार ऐसी अटेम्प्ट है जब ये 15 लाख पे आता है, वहां से स्लाइटली नीचे आ जाता है, और इसका जो लो बना है पिछले 24 घंटे के अंदर वो 14,66,000 है। अभी हम 80 पे चल रहे हैं, यानी कि एट द मिडल ऑफ दिस रेंज है, जिस रेंज के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर ट्रेड हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक हम जितने भी एनालिस्ट से जुड़ रहे हैं, सभी एनालिस्ट हमको दो चीजें बता रहे हैं। पहली चीज क्या बता रहे हैं कि एक तो इसके अंदर थोड़ा लैकलस्टर हो सकता है मूवमेंट, क्योंकि वो कहते हैं कि छुट्टी है, क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं टिपिकली, तो उसके अंदर टिपिकली लैकलस्टर मूवमेंट हो जाता है ना। तो इस चीज को हम अपने नोटिस में रखेंगे। अगर हम बिटकॉइन को ट्रेड कर रहे हैं तो इसको हम अपने नोटिस में रखने वाले हैं कि थोड़ा लैकलस्टर हो सकता है ट्रेड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो BTC के अंदर जानने वाली है कि अब या तो हम कोई अच्छे करेक्शन पे मिले या तो नए ब्रेकआउट पे मिले। ये ब्रेकआउट क्या, ये 15,20,000 वाला कम से कम कंफर्मेशन मान के चलेगा, क्योंकि 15 लाख पे बार बार टच करता है लेकिन नीचे आ रहा है। जैसे आज का भी हाई भी मैंने आपको पढ़ाया है, दिखाया भी, तो ये 14,99,000 लगा के आया हुआ है। तो ये मेरे लिए रेंज खुशी की रेंज तो है कि मार्केट के अंदर करेक्शन नहीं हो रहा है, बट अच्छी पॉइंट इसके अंदर अगर BTC के अंदर कोई भी होल्डिंग लेके बैठा है या लेना चाहता है तो या तो डीप कट्स में ले या फिर 15 लाख के ऊपर ही ले। ये रेंज एक्चुअली थोड़ा साइडवेज है। इस रेंज के अंदर अगर आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, 10-20% अगर आप लेना चाहते हैं तो भले आप ले, नहीं तो एक बार सौदा डाल के रखें। अच्छा, ये सौदा हमें कहाँ तक डाल के रखना चाहिए, ये जैसे जैसे हमारे मेहमान जुड़ते हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। वो पॉइंट है 13 लाख, 13.25 लाख के आसपास का। दूसरा पॉइंट हमने जो डिस्कस किया गया था वो था 11, 11.5 लाख के आसपास का, और तीसरा पॉइंट था 10 लाख का, जिसके चांसेस मेरे को कम लगते हैं, बट फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि 13.25 लाख वाली शायद पोजीशन आपकी आ जाएगी, आपके रेंज में आ जाएगी। दो चीजें मैंने आपको BTC के अंदर और नोटिस करवाई थी चार्ट के जरिए। एक्सपर्ट हमारे को और भी बताते हैं तो हम उनसे और वैल्यूएशन भी लेते हैं। दो चीजें मैंने आपको और बताई थी कि आप ना इसका RSI भी चेक कीजिएगा। ये हमने स्टैटिस्टिक्स RSI डाला हुआ है, जिसके अंदर क्या होता है, ये दो लाइंस जो हैं, जो ग्रीन एंड ब्लू, जो ब्लू लाइन है जब जब ये ऊपर आएगी तो मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा। हमने बकायदा रेड मार्क से आपको नोटिस भी किया था, हम ओवर सोल्ड है, हमें लगता नहीं है कि अब इससे ज्यादा नीचे जाएंगे। स्ट्रेंथ ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो गई थी, प्राइस नहीं हुआ था, तो हम वेट कर रहे थे कि प्राइस का भी कट आ जाए ताकि दोनों मैच कर जाए आपस में। लेकिन हुआ क्या कि ये प्राइस ने कट दिखाया नहीं, RSI ने अपना बेस बना दिया, और कंफर्मेशन लेने के बाद ब्लू लाइन ने फिर से कट कर दिया। आप ये देख रहे हैं, ब्लू लाइन जब तक नीचे थी तब तक प्रेशर था, ब्लू लाइन ने जैसे कट किया एक बड़ी बार आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये साइमल्टेनियसली बनती है, एक साथ बनती है, इसलिए कोई भी आदमी जब चार्ट डालता है या देखता है किसी भी शेयर को तो इसको जरूर इस कॉइन को वैसे ही देखना चाहिए। ठीक, RSI बहुत काम की चीज थी, सिर्फ हमने इसी पे लगाया। हम ज्यादातर कॉइन्स पे RSI नहीं लगाते क्योंकि उसको अलग तरीके से देखना होता है, बट BTC को हम थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, इसलिए हमने इसकी RSI भी डाल दी थी। ठीक, एक तो ये पॉइंट था। दूसरा, ये मोमेंटम जब तक अब ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन माफ कीजिएगा, जब तक ऊपर रहेगी तब तक हमें उम्मीद करते हैं कि शायद मार्केट का मोमेंटम अच्छा रहेगा। कब तक, जब तक ये भी 70 तक नहीं आ जाते, इनकी जो ये ओवरबॉट नहीं हो जाती, तब तक हमको लगता है कि शायद मार्केट का मोमेंटम बनेगा। वीक कहां पे हो जाएगा, जब ये रेड लाइन वापस इसको क्रॉस कर देगी, यानी कि रेड लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाएगी और ब्लू लाइन नीचे चली जाएगी, तब आप फिर से देखेंगे, फिर से यहाँ पे शायद प्राइस एक्शन मोमेंटम का रहेगा, यानी कि साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखने वाले बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम आपके साथ इंडिकेट करते हैं। शायद जो BTC कॉइन ट्रेड करते होंगे इन सबको सब पहले से भी चीजें पता भी हो, लेकिन कई बार क्या हम अपने बेसिक्स को भूल जाते हैं। तो अगर हम अपने बेसिक्स को भी याद रखेंगे तो बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये चीज है। वैभव इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं।
और काफी सारे कॉइन्स के बारे में हम बातचीत करने के बाद उनसे आइडिया लेंगे कि अब हमको क्या करना चाहिए बीटीसी के अंदर, अदर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। अच्छा, इस बीच जब तक वैभव जुड़े, मैं आपको दो चीज कॉइन्स और जरा बता देता हूँ। दो कॉइन्स में कौन कौन से कॉइन्स है जरा ये देखिएगा। ये मैंने अपनी वो लिस्ट लगा रखी है जहाँ पे मैं टिपिकली ये देखता हूँ कि भाई कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ट्रेड मेरे को देखनी चाहिए या मेरी लिस्ट के अंदर आते हैं। ठीक, तो मैं एक काम और करता हूँ, एक बार मैं जरा लॉगिन क्लियर करके अपनी उस फेवरेट लिस्ट को आपके सामने लेता हूँ। ये मैंने लॉगिन किया तो मेरे पास एक ओटीपी नंबर आ चुका है मेरे फोन पे। तो जैसे मैंने इसको लॉगिन करके ओटीपी नंबर को यहाँ पे डायल किया, फिर से एक बार ओटीपी डाल कर तो अगर नहीं होगा तो फिर हम इसको नए सीरीज से ही हम इसको ट्रेड करेंगे कि नए तरीके से करेंगे इसको। मेरी कोशिश होती है कि हर चीज आपके सामने ही किया जाए और इसके अंदर किसी तरह का कोई ट्रेड ना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा एक टेक्निकली इश्यू होगा, मेरे को शायद इसको वापस से एक बार रीएडजस्ट करना पड़ेगा, बट मैं एक बार इसमें से जरा जल्दी से बाहर आता हूँ, वापस से स्पॉट पे चला जाता हूँ, वही स्क्रीन में आपके सामने बार जरा शेयर करता हूँ, आप वो जरा देखिएगा और उस जो नई स्क्रीन है उसके अंदर आपको ये चीज दिख जाएगी जो मैं अभी आपके सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक, ये हम आ गए इसके अंदर विजिट स्पॉट। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम उसी जगह पर आ जाएंगे जहां पर एक्चुअली थे, पहले से ही थे। ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनल वापस हम आ जाएंगे। तो एक बार मैंने क्योंकि अपने सिस्टम को थोड़ा रीएडजस्ट किया था इसलिए मेरे को वापस से कह रहा है कि आप करें, हम इतना समय नहीं देना चाहेंगे तो हम एक दो चीजें और इसके अंदर से देखते हैं आके। ठीक है, आईएनआर के अंदर हमने दो चीजें और पता की थी, एक तो बीएनबी, आपको ध्यान होगा ये ऑल्ट कॉइन हमने देखा था और इस ऑल्ट कॉइन को लेकर हमने बहुत चर्चा की थी, हमने फिबोनाची उसी समय से डाल रखी है और हमको तब भी ये लग रहा था कि शायद कॉइन कमजोर नहीं होगा। मैंने इसको जरा फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ और ये हमने आपके सामने सारी बात रखी थी कि 78% का रिट्रेसमेंट है, 1900 के नीचे नहीं जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं है कि जब ये मेरे रिट्रेसमेंट के लेवल यानी कि 23.6% यानी कि इस जगह पर आके पार करेगा, यानी कि 2400 पार करेगा तो मैं नए लेवल्स की तरफ जाऊंगा। मेरी एंट्री कहाँ होनी चाहिए थी, तो मैंने अपनी एंट्री को रखा था 2190 के आसपास जो मेरे को मिले है रेट। 2190 वाली चीज आज 2312 है, मैंने इसका फायदा अपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प से उठाया था। तो ये अभी आप अपनी स्क्रीन पर बीएनबी देख पा रहे होंगे, ये आईएनआर में जो कुछ कॉइन्स है वो मैंने वो आपके सामने रखे हैं। ठीक है, मैं आईएनआर की लिस्ट में वापस गया, एक कॉइन हमें और पता करना था, वो था इथीरियम। ये इथीरियम आपकी स्क्रीन पर 45 साढ़े 45 का रेट अभी इसके अंदर है। जिस तरह का ब्रेकआउट अभी बिटकॉइन के अंदर आ गया है उस तरह का ब्रेकआउट अभी इथीरियम के अंदर नहीं आया, ये अपने साइडवेज कंसोलिडेशन को ये भी ब्रेक नहीं कर पाया। इन बोथ द केसेस इसके पास भी 46,500 से 47,000 की रेंज को पार करना होगा। इसके अंदर क्या हम ओवरसोल्ड हो गए हैं? मैं बोलूंगा यस, बिटकॉइन की जगह यहाँ पे हम भी यहाँ पे भी ओवरसोल्ड है, ये आप जगह देखिएगा, मैं आपको थोड़ी लिए और बड़ा कर देता हूँ, ये ओवरसोल्ड है। पहली बार फिर से ब्लू पट्टी ने यानी कि ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस करने के बाद ऊपर आ रहा है, दैट मीन स्ट्रेंथ बना रहा है, बट इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत बेहद छोटा है। डिफरेंस कुछ इस तरह का होना चाहिए तब आपको अच्छे से गैप मिलता है। डिफरेंस ये छोटे छोटे वाले डिफरेंस नहीं होनी चाहिए जो भी आप देख पा रहे हैं। तो फिलहाल अभी छोटा डिफरेंस है इसलिए मेरा कन्विक्शन 100% नहीं आया अभी यहाँ पे। तो इथीरियम के अंदर मैं अभी भी थोड़ा सा मैं वेट करना चाहूंगा। मेरे पास दो तरीके हैं इथीरियम को ट्रेड करने के। पहला तरीका यह है कि मैं अपने इस बेस का यानी कि 40,000 से लेके 42,000 वाली रेंज के बीच में मैं प्लस करने के लिए बिडे डाल के रखूंगा, ऑर्डर्स डाल के रखूंगा। नहीं तो दूसरा, जैसे ही मेरा ये कंसोलिडेशन जिसको हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ये पार हो जाएगा 47,000, मैं इसके अंदर आ जाऊंगा। मेरे लिए दो बड़ी रेंज होगी 40,000 से 47,000 की रेंज में। जब भी जब मेरे को डिप मिलेगा तब तक मैं बाय करूंगा, जब जब मेरे को ये ब्रेकआउट मिलेगा मैं इसके अंदर बाय करूंगा। मेरे साथ वैभव कनेक्ट हो चुके हैं और हम वैभव से बातचीत करते हैं। वैभव बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमने दो चीजें जो है अभी बिटकॉइन पे और बीएनबी और इथीरियम, ये 3-4 हमने कॉइन्स देखे हैं। बिटकॉइन पे फाइनली हम फिर से 15 लाख की तरफ आ रहे हैं लेकिन पार नहीं कर रहे। पिछले 24 घंटे का हाई भी 14,99,000 ही है, आपने भी देखा होगा। अब मेरे पास दो रास्ते थे क्योंकि बिटकॉइन कमजोर तो था नहीं, रिट्रेस हो रहा था, सिर्फ साइडवेज ब्रीदर हो रहा था। हमने भी आपके सामने बात रखी थी कि भी बिटकॉइन तो सिर्फ अभी साइड हो रहा है,
ये मैं आपकी स्क्रीन पे जरा चार्ट भी दिखा देता हूँ और हमने लगा दिए ताकि आप भी देख पाए और जो हम जो कह रहे थे वो हमने प्रूव भी किया है। ये रिट्रेसमेंट था, ये हमने लाइंस ड्रॉ की थी आपके सामने। हमने कहा था चैनल 1 से चैनल 2 पे आ गए हैं। चैनल 1 बहुत तेजी का था, चैनल 2 थोड़ा सुस्ताने का है। जब तक हम चैनल 2 को पार नहीं करेंगे, यानी 27,000 मेरा पार नहीं होगा, मैं नए खरीदारी से बचूंगा। मेरे को जितना नीचे बिटकॉइन मिल जाएगा उतना अच्छा मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने अपने इसी चैनल का डेली चार्ट पर एक सपोर्ट ढूंढा। वो सपोर्ट आके मेरे को मिल रहा था वैभव, वो मिल रहा था 13 लाख, सवा 13 लाख के आसपास। हमने सौदा डाल के रखा, कोइंसिडेंटली हमको सौदा मिला नहीं। हम इसी चैनल के अंदर वापस आ गए, जो कि 13,85,000 के कंफर्मेशन से 15,27,000 तक का है। हम इसी रेंज में वापस आ गए, लेकिन जब तक 15,27,000 पार होगा नहीं, मेरे से शेयर भरा नहीं जाएगा, यानी कि कॉइन भरा नहीं जाएगा। तो आप मेरे को ये बताइए, मैं ट्रेडर हूं, तो ट्रेडर वाली तो समझ आ गई होगी कि भाई ठीक है, तो पहले 15,27, 15,25 पार करो, नहीं तो फिर सौदा लगा के रखो 13, सवा 13 वाला। अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर मैं यहाँ पर भी ले लूं तो? सी क्या होता है, जब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो आई डोंट थिंक कि छोटे मोटे रिट्रेसमेंट्स या छोटे मोटे करेक्शन से उन्हें कोई फर्क पड़ता है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है मतलब जैसे जिन्होंने जो 2 साल से बाइंग कर रहे हैं या फिर 1 साल से बाइंग किए जा रहे हैं, जो खाली अकुमुलेट कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि उनका टारगेट अभी $20,000 के आसपास का है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो डेफिनेटली उन्होंने अकुमुलेट किया है, तो $25,000 $30,000 का वो डेफिनेटली टारगेट लेंगे। बट हाँ, जो ट्रेडर्स हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, वो डेफिनेटली वो काफी अपॉर्चुनिटीज खोज रहे हैं इसमें कि अगर हमें 17 में मिल जा रहा है तो मैं उसको 19 में निकाल दूंगा, 19 में मिल रहा है तो मुझे 20 में निकाल दूं करके, मतलब वो छोटे मोटे स्विंग ट्रेड्स काफी ले रहे हैं। ठीक है, बट जो हमारी मार्केट के अंदर की जो बातें होती हैं, जो कम्युनिटी में बातें होती है, वो आपको मैं फ्रेंकली बताता हूँ कि अभी तक फोमो क्रिएट हुआ नहीं है, रियल फोमो। क्योंकि अगर अब इस बुल रन को, या जो भी आपका पंप है बिटकॉइन में, बुल रन तो नहीं कहूंगा मैं इसको, बट ये जो पंप है ये ऑर्गेनिक पंप है कंपेयर टू 2017 का जो पंप था। 2017 का जो पंप था वो बहुत ड्रास्टिकली पंप हुआ था। ये भी हालांकि ठीक है, ये 1 महीने के अंदर 10,000 से 20,000 तक 2 महीने के अंदर चला गया था, बट अभी तक वो फोमो मार्केट में क्रिएट नहीं हुआ है कि चलो ठीक है, जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, जैसे मास म्यूचुअल वगैरह आ गए हैं अभी रिसेंटली में, बट जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनमें अभी तक फोमो क्रिएट हुआ नहीं है। ठीक है, कि चलो अब लेना अब नहीं लेना। तो यहाँ पे मैं रिटेल इन्वेस्टर्स तो डेफिनेटली, अगर थोड़ा नीचे गिरता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे नीचे गिरने के काफी सारे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि अगर ये फोमो क्रिएट हो जाता अभी तक तो यहाँ से ये तेजी पकड़ लेता, तो फिर ये नहीं, यहाँ रुकता नहीं, ये 15-16 ब्रेक करके आराम से 16-17 तक जा सकता था। बट यहाँ पे अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूंगा तो उनको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, और यहाँ पे उनको नीचे मिल सकता है। या फिर आप लैडरिंग भी कर सकते हैं कि थोड़ा अभी ले लिया, थोड़ा हर डिप में आप बाई कर रहे हो। अगर बिटकॉइन बाई चांस अगर रिट्रेस करके या करेक्शन लेके, कितना नीचे तक मिल सकता है? क्योंकि हमारा जो अपनी कैलकुलेशन है वो तो हमको ये भी कहती है कि 13.25 में मिल सकता है, मिलने को तो 11.5 में मिल सकता है, लेकिन मैं इतना भी बियर नहीं होऊंगा। बट मैं फिलहाल हाँ पहले 13.25 लाख का एक सौदा डाल के रखूंगा, मिल बिल्कुल जाएगा तो ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं। और मैं दूसरा, बिल्कुल मैं अगर लेना होगा, मान लो मेरे से ये मिस हो गया, तो मैं सर फिर 15-25 के ऊपर ही लूंगा, क्योंकि मेरा वहां पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन है। फिर मैं भले वेलकम कम 10%, एग्जैक्टली लेकिन मैं 15-25 के बाद लूंगा, नहीं तो मैं 13 लाख पे लूंगा। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ एग्जैक्टली, ना? एकदम सही है, एकदम सही है। क्योंकि अगर यहाँ 15-25 जो आप रेट बता रहे हो वो अगर ब्रेकआउट करता है तो वो फिर 16-17 के नीचे रुकने वाला नहीं है। ठीक है, वो फिर आपका मतलब अगर 15-25 पे लोगे तो 16-17-18 भी टान सकता है। बट ये अगर आप इस पॉइंट से लेते हो, जो अभी जो करंट रेट है, यहाँ से अगर रिट्रेस करता है तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है कि आपने जैसे एग्जैक्टली आपने कहा कि 13 में लगा के रखते हैं एक बिड, एक हम 13.5 के आसपास बिड लगा के रखते हैं, या फिर हम अगर बाई करनी होगी, अगर हम मिस आउट करते हैं तो 15-25 के आसपास हम बाई करेंगे। ठीक है, इसमें मैं दो चीजें कर सकता हूँ वैभव। वैसे आपने एक बीच में बताया था कि थोड़ा स्कैटर होके भी बांट सकते हैं इसको, हम थोड़ा थोड़ा और भी ले सकते हैं। मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर आप मेरे को परसेंटेज में बताओ, 500 मेरे पास 100 रुपए हैं, तो मैं आज की डेट में, इस समय में, ये भी मानते हो कि ठीक है, मेरी प्रोबेबिलिटी, मैं व्यू बहुत पॉजिटिव रखता हूँ बिटकॉइन पे, तो मैं 5% से 10% यहाँ पे भी ले लूं माल। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये 15-25 पार होने की प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है पार हो जाए, हो सकता है, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि डाइवर्सिफाई कीजिए, क्योंकि जो ग्रोथ आपको बिटकॉइन में मिल रही है डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ, बट आपको इससे ज्यादा ग्रोथ, अगर आपको अपना पैसा मल्टीप्लाई करना है तो उससे ज्यादा ग्रोथ आपको इथेरियम में मिल जाएगी।
क्योंकि इथेरियम अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया और इथेरियम का रेट सीरियसली मतलब अभी बहुत कम है। मतलब अभी तक अगर अगर लोगों की मैं बात सुनूं, जो ट्रेड पंडिट्स कहते हैं या फिर जो मार्केट इनसाइडर्स हैं, वो कहते हैं कि अभी भी इथेरियम इज वेरी अंडरवैल्यूड, हाईली अंडरवैल्यूड। तो अगर आपको पैसा मल्टीप्लाई करना है तो डेफिनेटली आपको डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ेगा कि चलो मैं कुछ बिटकॉइन ले रहा हूँ और मैं अपना कुछ पोर्टफोलियो या फिर 50-50 के हिसाब से मैं अपने इथेरियम ले रहा हूँ। तो उसमें क्या आपका रिस्क भी मॉडरेट हो जाएगा, रिस्क कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इथेरियम को देखो तो इथेरियम अगर पंप भी लेगा या फिर डंप, अगर डंप भी होता है तो बहुत ज्यादा डंप नहीं हो जाएगा यहाँ से, समझे? नहीं, मैं आपकी बात के साथ 100% एग्री हूँ कि हम्म, बिटकॉइन की जो रेंज हमने आपको बता दी 13.25 या तो 15-25। दूसरा, अगर हम आते हैं, अगर हमको लेना ही है आज के डेट में, हमको बहुत ज्यादा इरेशनैलिटी हो रही है, हमारे हाथ कांप रहे हैं, नहीं कुछ ना कुछ ले लो भाई, नहीं तो मौका ना निकल जाए। मेरे को ऐसा लग रहा है और शायद इथेरियम एक मौका हो सकता है। अगर आप जिसे कहते हैं ना कि रोज के ट्रेड करने वाले हो, जब तक आप ट्रेड ना लें आपको शांति नहीं मिलेगी, तो फिर आप इथेरियम में अंदर आओ। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इथेरियम है। एक और चीज, बीटीसी की ब्रेक करने तक, यानी कि 15 लाख पहुंचने तक, ये अपने प्रीवियस हाई जहां से ये रिट्रेस हुआ 47,000, ये वहां तक नहीं पहुंचा है। अभी भी इसके हाँ पास है 2000 पॉइंट का गेन। यानी कि बीटीसी बिल्कुल, जहां पे अपना हाई पहुंचा चुका है, वहां पे इथेरियम का हाई, पुराने वाला हाई भी नहीं पहुंचा है। तो एक रूम नहीं तो इसके पहुंचा है। पास है। ठीक है, एक पॉइंट और दूसरा, वैल्यूएशन के तौर पर जैसे वैभव आपको कह रहे हैं कि ये अभी बहुत ही अंडर वैल्यूड है। बीटीसी को एग्जैक्टली आप किसी ना किसी तरीके से फेयर वैल्यू भी कह सकते हो यहाँ पे, बट ये भी अंडर वैल्यूड है। तो हमको चॉइस ही आती है तो हमारी अंडर वैल्यू पे आनी चाहिए, फेयर वैल्यू पे नहीं आना चाहिए। फेयर वैल्यू भी बिल्कुल, खराब नहीं होता है ना, ओवर वैल्यू अग्री खराब अग्री। होता है, फेयर वैल्यू खराब नहीं होता, बट अंडर वैल्यू पे आना चाहिए इथेरियम पे। एक और पॉइंट मेरे को इथेरियम में लगता है, वो ये है कि इसके अंदर आपको ना स्विंग अच्छे से मिल जाएगा, क्योंकि वो बड़ी कॉइन है, एग्जैक्टली बड़ा ज्यादा है, छोटा छोटा कॉइन है, और आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो रखनी है, तो फंस भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा पैसा ब्लॉक नहीं करवाएगा बहुत ज्यादा ये पैसा, भी। एग्जैक्टली ब्लॉक, बिल्कुल ओके, बिल्कुल। अच्छा, अब एक पॉइंट ना कल परसों से खबरों में बहुत तेजी से आ रही है कि यूरोपियन बैंक्स, अमेरिकन बैंक्स, वो सब तो हैं, इंडियन बैंक्स भी शायद बिटकॉइन के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, जी है जी। ना। एक अमेजोन की एक वीडियो वाली थर्म है, ट्विच उसका नाम है, उनके जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने अपना 25% जो नेटवर्थ है वो बिटकॉइन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट कर दिया, ऐसा राइट। उनका कहना है। वो होशियार भी है तो उनको समझ तो होगी। कितने चांसेस हैं कि डेफिनेटली इंडियन बैंक भी बिटकॉइन को एज अ होल्डिंग रख सकते हैं, वर्थ रख सकते हैं, क्योंकि खबरों में, अखबारों में खबर छपी है ये। सी काफी चांसेस हैं, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब ये आरबीआई का ब्लैंकेट बैन चल रहा था, ठीक है, जब बैंक्स सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब जब आरबीआई ने बैन लगा दिया था कि बैंक सपोर्ट नहीं करेंगे एक्सचेंजेस को, तब काफी सारे बैंक्स, हमारे जो अकाउंट्स थे, जो जितने भी हम एक्सचेंजेस के साथ कनेक्टेड थे, वो बैन कर रहे थे, उनकी उन अकाउंट्स को फ्रीज कर रहे थे। पर आफ्टर दिस जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई मार्च के बाद, उसके बाद से एक भी उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया। हाँ, कुछ बैंक्स कर रहे हैं, पर डेफिनेटली कुछ बैंक्स खुद से अप्रोच किया उन्होंने एक्सचेंजेस को कि यस, हम आपके साथ पार्टनरशिप करके या फिर हम आपके साथ टाइप करके हम आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपको। तो बैंक्स सामने से आ रहे हैं अब, जिन जो विजनरी बैंक्स है या जो जिनके पास कुछ लॉन्ग टर्म विजन हैं, वो डेफिनेटली आगे आ रहे हैं। सारे तो हालांकि नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, डेफिनेटली कुछ अच्छे अच्छे बैंक्स सामने आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एज फ्यूचर्स में वो होल्डिंग्स भी रखें, और या फिर हो सकता है कि वो डायरेक्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करना स्टार्ट करें। इसकी आप ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि इंडियन बैंक्स भी आ सकते हैं। अच्छा, इंडियन बैंक्स का आने का मतलब ये है कि आप ये बात समझ लीजिए कि सरकार, आरबीआई, इन सब का रास्ता साफ है। ये अपनी नीयत, आपको ये जैसे कहते हैं ना, एक व्यू पॉइंट मिल जाता है आपको कि ठीक है अभी रेगुलेशंस हैं वो अपनी जगह पर हैं, बट एक व्यू पॉइंट मिल जाता है। जो अभी ट्रस्ट डेफिसिट है ना, वो काफी हद तक ट्रस्ट डेफिसिट कम हो जाएगा। अगर कोई भी सरकारी बैंक ये कह दे, या सरकारी बैंक की एक लॉबी ये कह दे कि यस वी आर एंटरिंग इन द बिटकॉइन, हम 2% ही रख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को बिटकॉइन के अंदर, तब भी जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो काफी हद तक पूरा हो जाएगा। तो वैभव, बिल्कुल। इसकी जो ट्रस्ट डेफिसिट है, क्या सिर्फ बीटीसी के अंदर आने पे होगा? क्योंकि ना कई म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, उनके पास असेट एलोकेशन वाला फंड्स होते हैं। आपको पता है म्यूचुअल फंड्स में जी हाइब्रिड फंड्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अलग अलग तरह की चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, थेमेटिक नहीं, हाइब्रिड में। तो जी जी उसमें बिल्कुल। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि फंड्स भी इसके अंदर आ सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स की पूरी लॉबी इसके अंदर आ सकती है जो इस तरह के कॉइन्स में आते हैं? क्योंकि जो जी असेट डेफिनेटली आए एलोकेशन चांसेस हैं। मानते हैं, क्या असेट एलोकेशन में बिटकॉइन को भी काउंट जी करते हैं वो?
जी, देखिए काफी हाई चांसेस हैं कि इंडिया में भी अभी एसेट एलोकेशन में काफी सारे म्यूचुअल फंड एंट्री करें इसमें, क्योंकि देयर सी एक होता है रेगुलेशन पार्ट और एक होता है लेजिटिमेसी पार्ट। लेजिटिमेसी यू कैन नॉट एस्टैब्लिश, लेजिटिमिटी तब आती है लेजिटिमेसी कि जब कोई बड़ा बैंक या कोई अथॉरिटी जो पोजीशन पे बैठा है वो इसको क्लेम करे कि नहीं, इट्स एन एसेट क्लास एंड इस पे आप खेल सकते हो, तो तब मार्केट में लेजिटिमेसी लोगों के साथ प्रूफ होती है। रेगुलेशंस आना नहीं आना वो बहुत बात की बात है, ठीक है, तो वो अगर स्टेजेस आने लेजिटिमेसी जब बैंक्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तब ये लेजिटिमेसी एस्टैब्लिश होने के बाद काफी हद तक आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स भी अपनी फंड्स इसमें अलॉट कर रहे हैं। ठीक है, डन। तो यानी कि ये प्रोबेबिलिटी भी हाई है। अच्छा, मैं कुछ काफी एक चाहिए। पॉइंट्स आपसे और पता करना चाहता था। रिपल के अंदर जो एक मोमेंटम आया हुआ है टिपिकली, एक और कॉइन्स में जो बहुत ही फेमस है ट्रेडर्स के बीच में, वो है रिपल। इसका जो मोमेंटम था वो थोड़ा लूज सा हो गया, साइडवेज है। आपसे शायद आप थे, पता नहीं थे, आरपी से हम बातचीत कर रहे थे तो हमने कहा था हमसे तो नहीं खरीदा जाएगा। उस समय 50 था ये, तो हमने ये वर्ड भी इस्तेमाल किया था कि हमसे ना हो पाएगा, हमसे नहीं खरीदा जाएगा, हम तो रिपल आके थोड़ा नीचे ही खरीदेंगे। ये नीचे हमने बोला भी था कि हमसे हम 30-35 के आसपास लेंगे, हमने 33 की बिड भी डाला था, वो तो खैर हमको नहीं मिला। आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है रिपल को लेकर वैभव? आपको ऐसा लगता है कि ये जो एक फेज, पता है कि मैं ये क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? वो इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने ना इसकी जब पुराना हिस्ट्री देखी ना तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत लंबा कंसोलिडेशन लेता है और कंसोलिडेशन का टाइम भी बहुत लेता है। ये आप देखो, ये हमने ब्रेकआउट फाइंड आउट किए थे इसके, और ये ब्रेकआउट हमने ही फाइंड आउट किए थे सबसे पहले। आप देख पा रहे हैं, ये हमने पुराने चार्ट्स को ड्रॉ जी जी। किया हुआ है। इसका हाई है, ये इसका सेकंड हाई है। सेकंड हाई से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इसका हमने बेस ढूंढ लिया था, क्योंकि सारी मेरी एवरेजेस के ऊपर आ रहा था। आप भी देख पा रहे होंगे इसके अंदर। जी जी ये जी मेरा जी। कंफर्मेशन हो गया था कि अब यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, यानी 18 से नीचे नहीं जाएगा। ब्रेकआउट का लेवल कंफर्मेशन था 22, नॉन स्टॉप गया। हमको भी नहीं पता था स्पीड से जाएगा, हमारे को भी नहीं पता था, सच्ची बता रहे हैं। हमको आइडिया था कि ज्यादा से ज्यादा 38-39 हो जाएगा। ये आप ध्यान होगा, ये 24 नवंबर का ब्रेकआउट है, और कॉइन D6 के साथ मिलके हमको 1.25 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। तो ये पक्की सी बात है, इसको अच्छे से डिस्कस किया था। दूसरी बात, हमने कहा था यहाँ पे आके थोड़ा थकेगा, तो ये आके 37 के आसपास आके बेस बनाएगा, जहाँ पे ये इसका प्रीवियस हाई है। ये आप सब देख पा रहे होंगे, हम कुछ नया नहीं बना रहे, जी जी ये जी, ऑलरेडी बिल्कुल बना बिल्कुल। हुआ 37 के आसपास है। कितने चांसेस हैं कि हमको ये वापस अपने इस जगह पर आके मिल जाए, बेस पे आके मिल जाए 24? कितने चांसेस हैं कि हमको ये 36 पे ही अभी टिक जाए इसके वैभव? सी बेस पे आके मिलना तो टू बी वेरी फ्रैंक बहुत टफ लग रहा है इस मार्केट में, अगर अनटिल अनलेस बिटकॉइन करेक्शन लेता है। बिटकॉइन अगर एक बहुत ज्यादा ड्रास्टिक करेक्शन लेता है, लाइक लेट्स सपोज कि एक दिन में वो 1000 या फिर $1500 गिरता है, तब फिर हो सकता है रिपल में इतनी गिरावट आ जाए। बट हाँ ये है कि चलो अभी 36 के आसपास नहीं तो अब 30-35 के बीच में आप थोड़ी बहुत अपनी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा, आप अपनी थोड़ी स्टेजेस आप कवर कर लेंगे 30-35 में। अगर वहां से बिटकॉइन भागता है तो क्या होता है, जब बिटकॉइन भागते हैं तो इथेरियम, रिपल वगैरह जो टॉप 5-6 या 10 कॉइन्स है वो भी बिटकॉइन के साथ रन लेते हैं। मैं सारे ऑल्ट कॉइन्स की बात नहीं कर रहा, मैं जब सिर्फ टॉप 10 या टॉप 8 या 10 कॉइन्स है वो फिर बिटकॉइन से अपने रन लेते हैं डेफिनेटली। बट हाँ ये है कि आप अगर थोड़ी बाइंग अप करेंगे 35 के नीचे तो दैट्स अ गुड पॉइंट। 22 ठीक पे है, आना, हाँ ये थोड़ा वो लग रहा है। चांसेस लग रहा है। अच्छा वैभव, एक और चीज आपसे पता करनी थी, रिपल को रखे ना अपने पोर्टफोलियो में। अगर हम मोमेंटम बायर हैं और हम मोमेंटम खेलने वाले लोग हैं, तो हमसे नहीं होता वेट 5-5 साल। हमसे तो आप 5 दिन भी वेट कराओगे, हमको लगता है हम साइडवेज हो गए। तो मैं ठीक सी सोचता हूँ ना, फिर तो रिपल को अपने पोर्टफोलियो में रखूं ना। सी मैं ये नहीं बोलूंगा कि टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूं मेरा बहुत कम परसेंटेज है रिपल में, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा कॉइन है कि जो 2-3 साल में एक 2 साल में 3 साल में 1.5 साल में 1-2 साल में मूवमेंट लेते हैं, ठीक है। ओके। तो उतनी क्रिप्टो करेंसी में, अगर टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट हियर फॉर स्लो ग्रोथ। ऑब्वियसली मैं भी हम्म। अगर इफ आई एम लाइक इन्वेस्टिंग समथिंग, मैं डेफिनेटली उसमें फंडामेंटल्स भी खोजता हूँ, वो भी खोजता हूँ, बट अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत बहुत छोटा अमाउंट मैं रिपल में देना चाहूंगा। हाँ डेफिनेटली अगर बुल रन आते हैं या फिर अगर ब्रेकआउट करते हैं यहाँ से कोई भी पॉइंट तो इट्स डेफिनेटली गुड, क्योंकि इनका ठीक हाई है। अगर आप देखें तो $2 या $2.50 के आसपास किया हुआ है। जी, ठीक है। अच्छा वैभव, मैं अगर आपसे एक कॉइन ऐसा पूछूं कि मान लो मेरे को 1-2 कॉइन ऐसे दे दो कि जो मैं ना ट्रेडर हूँ, मैं बीटीसी को देखूंगा, मैं इथेरियम को देखता हूँ, वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है, बट फिर भी मेरे को भले आईएनआर में मिले या यूएसडीटी में मिले, इट डजंट मैटर फॉर मी, बट उसमें स्विंग मिले मेरे को, अच्छे से स्विंग मिले।
मैं उसको 3-4 दिन में इतने पैसे बना लूँ कि अपनी एक पैसिव इनकम खड़ी कर पाऊँगा कि हाँ, मैंने हफ्ते के अंदर कुछ मनी को बनाया है। क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूँ कि भई मेरे को आप आज बोलो कि आप ये सौदा लेके रखो, 1 साल बाद देखेंगे। तो 1 साल बाद तो जब देखेंगे तब देखेंगे। बट मेरे को समझ गया, 2-4 दिन समझ में गया। कुछ दिख जाए, तो वो एक ऐसा मेरे को कॉइन बताओ आप। ये यूएसडीटी आईएनआर दोनों में चल जाएगा, नहीं तो कहीं भी वो चल जाएगा। ओके, सी इनके यूएसडीटी आईएनआर पेयर तो नहीं है, बट इथेरियम पेयर है, ठीक है। और मैं ये कॉइन मैं बता नहीं रहा हूँ, आप ये कॉइन खोलो और उसके बाद फिर आप खुद एक बार इसमें चार्टिंग करके आप ये देखो कि इसमें पॉसिबिलिटीज है कि नहीं। इजी कॉइन है वो, जो मैंने बताया था पहले भी, ठीक है। ओके, हाँ, एक आप बार आपसे पहले मेरी बात हो चुकी है। हाँ, हाँ हाँ हाँ, इसीलिए मैं ये इज़ी इथेरियम मान के के पेयर चल में रहा था। मिलेगा। हाँ, इथेरियम के पेयर में ही है सर। ये हमने अपनी स्क्रीन पे लगा दिया है ये बकायदा। इसमें आप खुद इसमें प्रोबेबिलिटी खोजिए कि लाइक इसमें अगर आपको चांसेस मिल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप मैं प्राइस सेक्शन की मैं चार्ट की तरफ से नहीं, प्राइस सेक्शन की बात करता हूँ, तो इसमें आपको हर हफ्ते में आपको 5-10% का उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिलता है। हुँ, तो जो कि स्विंग हुँ, ट्रेडर्स के लिए हुँ, काफी अच्छे का एक परसेंटेज होती है, 5 to 10% के आसपास की। हुँ, 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 हुँ। लेकिन वैभव इसके अंदर हमको जब भी लेना होगा ना, तो हमको मार्केट में डालते हुए बिड डाल के लेना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, इसकी रेंज ही बहुत नैरो है। तो आप इसको ना रेंज बहुत मार्केट पे नैरो है, मत लो, आप बिड डाल के लो आप। जब भी लो उसको बिड डाल के लो। बिड ये डाल के बिड लो, में ही राइट, आएगा, बिड में छुड़ेगा। अच्छा, जो भी डेफिनेटली। आप बात कह रहे हैं ना, वो मुझको दिख भी रही है। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ कैसे वो दिखी मेरे को। एक तो ये वाला हिस्सा देखिए आप, एक ये वाला हिस्सा देखिए आप, ये वाला हिस्सा देखिए आप, ये वाला हिस्सा देखिए आप। इसको जी, कहते हैं ज़िगज़ैग पैटर्न। मार्केट का टिपिकली इसको ज़िगज़ैग पैटर्न कहते हैं। मैं एक बार फिर से आपके लिए बना देता हूँ। ज़िगज़ैग, ज़िगज़ैग। जब तक ओके, इसी रेंज के अंदर ज़िगज़ैग होता जा रहा है, तो यानी कि हर सपोर्ट को अपना बेस मानेगा और हर रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो मेरे को आपने ट्रेडिंग का पूछा, ये हमने स्टैटिस्टिक्स आरएसआई डाली हुई है। ये एक रेंज के अंदर है। ये जब भी हाई बन जाएगी तो थोड़ा देखेगा, ये जब भी लो बन जाएगी थोड़ा देखेगा। ये मूवमेंट देता है अपने आरएसआई पे, यानी कि हाई पे और लो पे। मैं अगर इसको भी मार्क कर दूं आपके लिए, तो जरा ये भी देखिएगा। ये हाई लो पे मूवमेंट देता है। ये आइदर साइड किसी भी तरफ हो सकता है। कई बार ऐसा होगा कि प्राइस हाई बना होगा बट आरएसआई लो होगा, या आरएसआई हाई होगा तो प्राइस लो होगा। प्राइस लो ये हो दोनों जाएगा, के गॉट इट। बीच में हो सकता है। तो बट आप ये आपको पता लग जाएगा कि जब भी मैं आरएसआई लो पे हूँ या हाई पे हूँ, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर मूवमेंट आएगी मूवमेंट ज़रूर। आने ये वाला है, सेकंड राइट, पॉइंट हो करेक्ट। गया। ये अच्छा आपने हमको बताया कि में है, तो ये हम कर सकते हैं इसमें ट्रेड। ठीक है? डन सर। वैभव बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये एक ट्रेड थैंक यू अच्छा, सो और मच, मेरे को ऐसा थैंक यू सो लगता मच। है ये थोड़ा कंसोलिडेटेड किया हुआ है, तो इसके अंदर कोई ब्रेकडाउन भी एज़ सच नहीं आएगा। अगर आना होता तो आ जाता। ये आएगा भी नहीं, बिल्कुल, इसमें ब्रेकडाउन भी नहीं आएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडर्स का है। आप इसको ही ट्रेडर्स का है इन्वेस्टमेंट उसको। का पॉइंट बना दो और हाँ, इसी में हाँ, जॉबिंग भी राइट, करो आप। इसमें ग्रेट, जॉबिंग ग्रेट। करो, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। ठीक है ना वैभव? ये है ना, भाई मेरा ये इन्वेस्टमेंट भी है और मैं जॉबर भी इसी का ही हूँ। ये जॉबर तो भी मैं काम कर, जॉबिंग और एग्ज़ैक्टली, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरे को शेयर तो रखना है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरा काम हो जाएगा। ठीक है वैभव, बहुत-बहुत डेफिनेटली। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू बात सो मच, करके। थैंक यू सो आई मच, होप फिर आपसे जल्दी मिल। थैंक यू थैंक सो यू मच। वेरी मच। तो क्वांटिसी से हमारा क्रिप्टो करेंसीज का शो था। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।